चलिए आज की क्लास में कल से जहां हमने बंद किया था वहीं से शुरू करते हैं। कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक किसको कहा गया है? कनिष्क को कहा गया है। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 78 एडी के अंदर। कब करवाया गया था? 78 एडी। और इसी अपने राज्याभिषेक के अवसर पर इसने कैलेंडर जारी कर दिया था। कौन सा? शक संवत। और शक संवत का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों ने किया था? शकों ने। किन्होंने किया था? शकों ने। इसीलिए शकों ने ये भी कह दिया था कि जो ये शक संवत कैलेंडर है ये कनिष्क का जारी किया हुआ नहीं है, ये हमारा कैलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये विवाद भी चलता है। कनिष्क ने शुरुआत में अपनी राजनीतिक राजधानी किसको बनाया? पेशावर। जबकि थोड़ा आराम से बोलना भाई, उधर आवाज जा रही है। राजनीतिक राजधानी किसको बनाया है? तक्षशिला। बाद में इसने अपनी राजनीतिक राजधानी को बदल दिया। कहां लेके चले गए थे? मथुरा। मथुरा का पुराना नाम क्या बताया गया है? मधुसा। और मथुरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, मथुरा और वृंदावन दोनों पास पास में ही है। ठीक है, मंदिरों की नगरी वगैरह कहा जाता है। सबसे ज्यादा मंदिर यहीं पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, मथुरा और वृंदावन के अंदर। कनिष्क ने एक हमला किया था मगध साम्राज्य के ऊपर। और मगध के ऊपर कहां पर किया था? पाटलिपुत्र। और उस समय पाटलिपुत्र के शासक को पराजित करके और वहां से ये एक चीज लेके आए थे। कौन सा? भिक्षा पात्र। ये किसका था? महात्मा बुद्ध का। और यहाँ से एक दार्शनिक विचार वाले व्यक्ति को, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, उन्हीं को अपने साथ लेके आए थे, जिनका नाम क्या था? अश्वघोष। अश्वघोष को कौन सी उपाधि दी थी? सॉरी, कौन सी उपाधि दी थी? राजकवि। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म की एक संगीति का आयोजन करवाया गया था, जिस संगीति को हम कौन सी कहते हैं? चौथी बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन बुलवाया था कनिष्क ने। किसके कहने पर? पार्श्व। किसके कहने पर? पार्श्व विद्वान थे इसके समय, और पार्श्व नाम के उन्हीं के कहने पर इन्होंने क्या करवाया था? बौद्ध संगीति का आयोजन। और ये बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर करवाया था? कुंडलवन। और कुंडलवन जगह कहां पर पड़ता है आपका? कश्मीर के अंदर। कुंडलवन जगह कहां पर पड़ती है? कश्मीर के अंदर। इसी बौद्ध सम्मेलन के अंदर अध्यक्ष जो बनाया गया था, अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वसुमित्र। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष के पद पर किसको? अश्वघोष। ये अश्वघोष को कहां से उठाकर लेके आए थे? पाटलिपुत्र से। कहां से? पाटलिपुत्र। इकलौता ऐसा बौद्ध सम्मेलन था जिसके अंदर दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। पहला अध्यक्ष कौन था? वसु। उपाध्यक्ष कौन से थे? अश्वघोष। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह हुआ था? उस समय राजा कौन थे? अशोक। राजा कौन थे? अशोक। सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तीसरी बौद्ध संगीति की जगह का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बौद्ध इसी सम्मेलन के बाद में जो बौद्ध धर्म था ये कितनी शाखाओं में बंट गया? दो। एक को हम क्या कहते हैं? हीनयान। और दूसरी कौन सी थी? महायान। हीनयान ने क्या किया था? जैसा महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंदर जो रूल्स बनाए थे वैसे के वैसे उन्हीं रूलों के अनुसार इन्होंने चलने का निर्णय लिया था। बट जो महायान था इन्होंने क्या किया? हम समय के अनुसार क्या कर देंगे? इसके अंदर परिवर्तन कर देंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसके अंदर भिक्षु सोने के आभूषण धारण कर सकता है और क्या खा सकता है? मांस। क्या महात्मा बुद्ध ने आभूषण और मांस इन दोनों की इजाजत दी थी? नहीं, उन्होंने हर चीज के लिए मना कर दिया था। उन्होंने तो इतना तक भी कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो, नाच गाने से दूर रहो, सुखद बिस्तर के ऊपर नहीं सोना है, और ऐसे में भोजन वगैरह भी नहीं करना है। ये सारी बातें कही थी महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, बट इन्होंने इन सारी बातों को लागू कर दिया था अपनी शाखा के अंदर। किन लोगों ने? महायान। और कनिष्क भी किसके अंदर विश्वास करता था? महायान। हीनयान ज्यादा समय तक नहीं चला। हीनयान धीरे धीरे मानने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी, क्योंकि ये आसान पड़ता था और ये हार्ड था। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर एक आसान है तो एक हार्ड है, तो आसान की तरफ लोग भागेंगे। तो इसलिए ज्यादातर लोग इनके साथ जुड़ने लग गए थे? महायान। इसलिए हीनयान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। और ये महायान भी आगे जाकर दो भागों के अंदर बढ़ जाता है। कौन कौन सा? शून्यवाद और वज्रयान। शून्यवाद और वज्रयान, ये दो भागों के अंदर बढ़ जाता है। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना तक हो गया था। कहा जाता है कि कनिष्क ने इन्हीं बौद्धों के लिए अलग से एक भवन का निर्माण करवाया था, 13 मंजिल का।
और जो कि लकड़ी का बना हुआ था। इसी कनिष्क ने, कनिष्क के दरबार के अंदर कुछ विद्वान रहते थे, जिसके अंदर प्रमुख विद्वान है पार्श्व, और पार्श्व के कहने पर इन्होंने किस चीज का आयोजन करवाया था? चौथी बौद्ध संगीति। अगले थे वसुमित्र, अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? राजकवि। क्या थे? राजकवि। उपाध्यक्ष बाद में बनाए गए थे चौथी बौद्ध संगीति के। पहले क्या थे? राज्य में नागा अर्जुन और चरक नाम के विद्वान रहते थे। इन्हीं के समय कुछ पुस्तकें लिखी गई थी कनिष्क के समय। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? बौद्ध चरित्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी? बौद्ध चरित्र। चरक ने क्या लिखी थी? चरक संहिता। ठीक है, चरक किस पद के ऊपर थे? वैद्य, यानी कि एक डॉक्टर थे। और इस चरक संहिता के अंदर सारा आपके यहाँ पर बीमारियों के बारे में लिखा गया है, किस तरीके से उन चीजों का इलाज वगैरह होता है। अगर आप कहीं पर भी जाते हो कोई भी वैद्य के पास, हमेशा उस वैद्य के पास ये पुस्तक जरूर मिलती है, चरक संहिता। इस चरक संहिता के अंदर हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके अंदर हर बीमारी लिखा गया है, उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, वही चीज इस चरक संहिता के अंदर है। नागा अर्जुन ने किस चीज का सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। और इसी सिद्धांत के कारण इनको भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टाइन। क्या कहा जाता है? आइंस्टाइन। ये फिजिक्स के अंदर आता है, सापेक्षता का सिद्धांत। नागा अर्जुन जो थे ये बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानते थे? शून्यवाद। किस शाखा को? शून्यवाद। शून्यवाद कहां से निकल के आया था? महायान। शून्यवाद कहां से निकल के आया था? आपका महायान शाखा से निकल के आए थे। वसुमित्र, वसुमित्र ने कौन सी पुस्तक की रचना कर दी थी? महाविभास सूत्र। किसकी रचना कर दी थी? महाविभास सूत्र। और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। अच्छा, एक बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहा गया है? बौद्ध धर्म की रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। किसको कहा गया है? बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? अभी पढ़ के आए हैं। किसके द्वारा? अश्वघोष। किसके द्वारा? अश्वघोष। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में जारी हुए थे? कनिष्क। सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के हिंद यूनानी, और हिंद यूनानियों के अंदर भी कौन? मेआंडर। और उस समय सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा गया था? किसके नाम से? किसके नाम से? डरम। किसके नाम से पुकारा गया है? डरम। ठीक है, कल ही बताया था आप लोगों को। ठीक है, कल 2 बार बताया था, उससे पहले भी हमने जिक्र किया था क्लास के अंदर। तो डरम कहा जाता था उस समय सोने के सिक्कों को, और सबसे पहले हिंद यूनानी ही सोने के सिक्के लेके आए थे। और इन्होंने क्या कर दिया? उस सोने को शुद्ध कर दिया, तो शुद्ध सोने के सिक्के। इनके बाद में सोना अशुद्ध हो गया। सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के किस काल में? गुप्त काल के अंदर। किसके काल में? गुप्त काल। और ये जो सोना प्राप्त करते थे ये पाकिस्तान के अंदर ऊपर पर्वत पड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कौन सा? हिंदकुश पर्वत। और वहीं पर पहाड़ियां हैं, कौन सी? अल्ताई की पहाड़ियां। और इन्हीं अल्ताई की पहाड़ियों से क्या लेके आते थे? ये सोना लेके आते थे। और इसी समय तांबे के सिक्कों को किसके नाम से पुकारा गया था? काकिनी। हम पीछे भी पढ़ के आए थे, तांबे के सिक्कों को काकिनी किस राजा के समय कहा गया था? अशोक। किसके समय? अशोक। या मौर्य वंश के अंदर भी तांबे के सिक्कों को किस नाम से पुकारा गया था? काकिनी। और अशोक के समय, कनिष्क के समय भी तांबे के सिक्कों को किस नाम से पुकारा गया है? काकिनी के नाम से पुकारा गया है। अब कैसे पता लगा कि कनिष्क ने ये सिक्के जारी किए थे? मथुरा के अंदर कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला था, और उसी ढेर के ऊपर इस कनिष्क का चित्र बना हुआ था। और जो चित्र बना हुआ था वो किसके अंदर था? सैनिक वेशभूषा के अंदर। किसके अंदर था? ये सैनिक वेशभूषा के अंदर इनका चित्र बना हुआ था। और वहीं से पता लगा है कि कनिष्क ने अपने शासनकाल में कैसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क के समय स्थल और समुद्र दोनों से क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। ठीक है, 2 रास्ते थे, एक समुद्र का मार्ग था और एक कहाँ का था? स्थल का मार्ग। और ये व्यापार किस चीज का सबसे ज्यादा होता था? यहाँ पर रेशम का व्यापार सबसे ज्यादा। पड़ोसी देश था चाइना। चाइना रोम वगैरह देश के साथ व्यापार बहुत ज्यादा करते थे, और ये बात कनिष्क को भी पता थी। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल से ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र का कौन सा? सोपारा और कल्याण बंदरगाह, ये प्रमुख थे व्यापार करने के लिए। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कनिष्क के समय कौन सी प्रमुख बंदरगाह थी? तो बंगाल की कौन सी थी? ताम्रलिप्त बंदरगाह।
और दक्षिण भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कौन सी? 2, एक सोपारा और एक कल्याण। ये बंदरगाहों के नाम भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। कनिष्क का सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ होता था? रोम। और यही बात हमें एक पुस्तक से पता लगी है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। और पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। यानी कि ये पुस्तक जिस व्यक्ति ने लिखी थी उसने अपना नाम नहीं लिखा था, ये पुस्तक लिख के चला गया था। और इसी पुस्तक के अंदर हमें जानकारी मिलती है किसके? कनिष्क के साम्राज्य की। और कनिष्क जो सबसे ज्यादा व्यापार करता था वो सबसे ज्यादा इसी पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया है। कनिष्क के समय पहली बार किसकी खेती प्रारंभ हुई थी? नाशपति। जिस पति का नाश हो जाए उसी की खेती है ना। किसकी खेती है? नाशपाती। अभी समय आ रहा है ना नाशपाती का, है? खाई है कभी नाशपाती? है? नहीं खाई, बहुत अच्छी बात है। इसी के समय अरब नागरिक कौन आया था? हिप्पालस। कौन आए थे? हिप्पालस। और इसी हिप्पालस ने किसकी खोज करी थी? मानसून। हम पीछे भी एक मुस्लिम यात्री को पढ़ के आए हैं जिसने भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दी थी, अल मसूदी। कौन थे? अल मसूदी। और हिप्पालस ने क्या किया था? मानसून की खोज की थी। उसने कहा कि भारत के अंदर मानसून आती है। अभी आपका जून और जुलाई के महीने के अंदर मानसून का जो टकराव होता है भारत के अंदर, ठीक है, वही जानकारी यहां पर दी है किसके द्वारा? हिप्पालस। इसने खोज कर दी थी। और मानसून की शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। और अरबी के अंदर कौन सी? मौसम से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? मौसम। और इस मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। ठीक है, मौसम के अनुरूप किसकी दी? पवन की दिशा। ठीक है, आप देखते होंगे जिस साइड से मानसून आती है उसी साइड से क्या आती है? हवा आती है। ठीक है, तो इसी का अर्थ है, ये मौसम का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मानसून की खोज किसने करी थी? हिप्पालस। किसने करी थी? हिप्पालस। कनिष्क के समय कौन सा अरब यात्री भारत के अंदर आया था? हिप्पालस। कौन आया था? हिप्पालस। ये एक अरब नाविक था जो कहा जाता है कि भारत के अंदर आया। और इसने मानसून की खोज इसलिए कर दी थी, कहा जाता है कि समुद्र के रास्ते से व्यापार के माध्यम से भारत की तरफ आ गया था और ये हवा के रुख के द्वारा भारत पहुंच गया था। इसको खुद को ही नहीं पता था कि तू किधर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस हवा के कारण ही कहा जाता है कि इसने फिर मानसून की खोज कर दी थी। इसी ने बताया गया था कि भारत के अंदर मानसून भी आती है और वही मानसून क्या लेके आती है? बारिश लेके आती है। चलिए, उसके बाद में कनिष्क के शासनकाल के अंदर किनका विकास होता है? मूर्ति निर्माण कला। किसका विकास हुआ था? मूर्ति निर्माण कला। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी इस काल के अंदर बहुत ज्यादा मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। इसकी राजधानी कहां पर थी? पुरुषपुर। और उसी के समीप इन्होंने कौन से भवन का निर्माण करवाया था? राम विहार। किसका था? राम विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क को एक और नाम से भी जानते हैं हम। किसके नाम से? द्वितीय अशोक। किसके नाम से जानते हैं? द्वितीय अशोक। कनिष्क की मृत्यु लगभग 105 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। कुछ ये कहते हैं कि 120 के आसपास हुई थी। एनसीईआरटी के अंदर 120 लिखा हुआ है, जो नई हरियाणा की जो आई है उसके अंदर। ठीक है, बट पुरानी एनसीईआरटी के अंदर लगभग 120 के आसपास लिखा हुआ है। जैसे ही कनिष्क की मृत्यु होती है तो इसका कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। जब कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं होता तो साम्राज्य का अंत निश्चित होता है। कहा जाता है कि कनिष्क के मरने के बाद में ये कुषाण वंश के जो लोग थे अलग अलग भागों के अंदर बंट गए, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंट गए और छोटे छोटे टुकड़ों का जो मालिक या उन टुकड़ों को सामंत के नाम से पुकारा गया है। एक उनका मुखिया होता था, उस मुखिया को सामंत के नाम से पुकारते थे। यानी कि अलग अलग कबीलों के अंदर ये बंट गए थे एक तरीके से। इस वंश का अंतिम शासक के रूप में कौन आए थे? वासुदेव। कौन थे अंतिम शासक? वासुदेव। और इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर एक नया वंश स्थापित कर दिया, जिस वंश को हम क्या कहते हैं? गुप्त वंश। तो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, गुप्त वंश कहां के सामंतों ने बसाया था? कुषाण वंश के। कहां के सामंतों ने? कुषाण वंश के। ये जो सामंत है ये किस वंश के हैं? कुषाण। कनिष्क के सामंत नहीं है ये। ठीक है, कनिष्क तो मर गया था, उसके बाद में उसका बेटा कोई योग्य नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था और इसीलिए आपस के अंदर वो अलग अलग बंट गए। ठीक है, अलग अलग अपने हिस्सों के अंदर बंट गए और उन्हीं हिस्सों को हम किसके नाम से पुकारते हैं? सामंत। और यही सामंतों ने आगे चलकर कौन से वंश की स्थापना कर दी? गुप्त वंश।
अब कनिष्क के समय जो व्यापार होता था उस व्यापार के बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन आता है सिल्क रूट यानी कि रेशम का व्यापार किस शासक ने सबसे ज्यादा किया था? कनिष्क। ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स लेते थे ये। चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस और मध्य एशिया से जोड़ता था। ठीक है, जो चाइना से रेशम का मार्ग आता था वो दो साइड से आता था। ठीक है, एक तो नीचे से था स्थल मार्ग से। पेज गायब हो गया बीच में। पेज गायब हो गया भाई। चलिए इसी को देखते हैं। ठीक है, यूरोप, फारस और मध्य एशिया को जोड़ता था। ठीक है, इसका मार्ग दक्षिण भाग के अंदर कहाँ था? हिंद महासागर से गुजरता था। थोड़ा सा हम मैप बना लेते हैं। इधर कौन सा देश पड़ता है? चाइना। चाइना एक तो इधर नीचे से ही मार्ग था इनका रेशम का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंद महासागर से गुजरता था। एक रेशम का मार्ग था इनका ऊपर की साइड से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्थल रेशम मार्ग। ऊपर से जो था स्थल रेशम मार्ग। अब कनिष्क का जो साम्राज्य था वो कहां पर था? ऊपर वाले हिस्से के अंदर। कनिष्क का जो साम्राज्य था भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर ज्यादा था, दक्षिण भारत को छोड़कर। इन्होंने क्या किया था? ऊपर उत्तरी भाग कहां पर? कश्मीर और हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क का रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था और चाइना के क्षेत्र अधिकार में आता था। चाइना के अंदर होंगकांग वंश था। ठीक है, हुआंग हो वंश था और इसी वंश के शासक सबसे ज्यादा रेशम का व्यापार करते थे। और ये सबसे ज्यादा जो रेशम का व्यापार है ये किस रास्ते से करते थे? ये सथल मार्ग से। किससे करते थे? ये सथल मार्ग। क्योंकि नीचे वाला जो मार्ग था ये ज्यादा कॉस्टली पड़ता था और दूरी भी ज्यादा थी समुद्र के रास्ते से होते हुए। और उस समय कहा जाता है कि समुद्र के अंदर लुटेरे बहुत ज्यादा होते थे, तो इनके जो रेशम था इस रेशम को लूट लेते थे। वापसी आते थे तब भी उनसे पैसे वगैरह लूट लेते थे समुद्री लुटेरे। तो ये समुद्र के रास्ते का प्रयोग कम करते थे, स्थल के रास्ते का प्रयोग ज्यादा करते थे। और यहीं पर ऊपर भारत के अंदर यहाँ पर किसका वंश चल रहा था? कनिष्क का। अब कनिष्क ने क्या किया? इनके रेशम के मार्ग को रोक दिया कि बोला ये मेरा क्षेत्र है, मैं मेरे क्षेत्र से रेशम का व्यापार नहीं करने देता आप लोगों को, चाइना को। तो इसलिए फिर चाइना के राजा ने कनिष्क से रिक्वेस्ट की कि हम आपको टैक्स दे देंगे, आप हमारे रेशम मार्ग को रोकिए मत। क्योंकि चाइना को यह पता था अगर वो नीचे से यहां से व्यापार करेंगे तो वहां पर प्रॉफिट बहुत कम होगा, तो प्रॉफिट के लिए ये व्यापार करते थे। तो यहां से फिर उन्होंने क्या देना शुरू कर दिया? टैक्स देना शुरू कर दिया। और इसी टैक्स को किसके नाम से जानते हैं हम? कनिष्क टैक्स। किसके नाम से जाना जाता है इसको? कनिष्क टैक्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी को कहा जाता है कनिष्क टैक्स। और कनिष्क ने सबसे ज्यादा टैक्स लिया था इस रेशम के मार्ग से, सबसे ज्यादा। और इसी से इस कनिष्क के साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी। तो साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? मेन कनिष्क के द्वारा लिया गया जो टैक्स था वो। और टैक्स किससे लेता था? ये रेशम के मार्ग से। और रेशम का मार्ग ये कहाँ जाता था? यूरोप के अंदर। कहाँ तक जाता था? ये यूरोप तक जाता था। और इस रेशम के लिए एक और शब्द का प्रयोग करते थे, कोशेय। ठीक है, कनिष्क के दरबार के अंदर यहां पर रेशम के लिए एक और शब्द का प्रयोग करते थे जिसको हम क्या कहते हैं? कोशेय शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? कोशेय शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो भारत के अंदर विदेशी यात्री आए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडो ग्रीक, उसके बाद में शक, फिर पहला और बाद में लास्ट के अंदर क्या आते हैं? कोषाण। सबसे लास्ट के अंदर क्या आते हैं? कोषाण। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो विदेशियों ने भारत के ऊपर हमला किया था, किस वंश के बाद हमला किया था? मौर्य साम्राज्य के बाद। किस साम्राज्य के बाद में? मौर्य साम्राज्य। जैसे ही अशोक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद में कोई योग्य शासक नहीं आया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। और उसी बृहद्रथ के बाद में यहां पर विदेशियों ने हमला शुरू किया था।
ठीक है। और भारत के अंदर कमजोर शक्ति का फायदा उठाया और इन सभी ने कहां पर राज किया था? उत्तर भारत के अंदर। सबसे ज्यादा राज कहां पर किया था इन्होंने? उत्तर भारत। दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग साम्राज्य थे, अलग अलग सामंतों के अंदर यहां पर बंटे हुए थे सारे के सारे क्षेत्र। अब इसी कुषाण वंश के कुछ सामंत जो थे अलग हो चुके थे और इन्हीं सामंतों ने एक नया वंश स्थापित किया था, जिस वंश को हम क्या कहते हैं? गुप्त वंश। उस वंश को हम क्या कहते हैं? गुप्त वंश। तो अगला हमारा यहां पर कौन सा साम्राज्य आएगा? गुप्त वंश।